बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब खैर खैरियत से हैं और उम्मीद है कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। उसके बाद मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे इन लेक्चर्स की अपलोड करने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम इस नेक अमल को जारी रखने में आप मेरा साथ देंगे। और जो न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि वो इस चैनल को जारी रखने में इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ये नेक अमल है वो जारी रहे। आज का जो टॉपिक है वो उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक्स होंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो है वो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, like lowering freezing depression in freezing point, lowering in elevation boiling point, lowering of vapor pressure and osmotic pressure। इसके बाद हम साथ में मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या है, उसकी कैलकुलेशंस जो है वो किस तरह की जाती हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या है। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं ज़रा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है आज हमारा व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और थर्ड वन है मोल फ्रैक्शन। आज के टॉपिक में हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। और केमिस्ट्री में जो है फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हम के एग्जांपल के तौर पर हम कौन फिजिकल प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, तो इक्विलिब्रियम की जो है वो आप कहेंगे कि दो टाइप्स हैं, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरी है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम वो डिटेल से पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स आएंगे। लेकिन फिजिकल इक्विलिब्रियम है क्या, इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। द इक्विलिब्रियम exists between the two physical states of a chemical species। केमिकल स्पीशीज यहाँ पे क्या हो गया आपके पास सॉल्यूट आउट। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है is the agreement exists between the two physical state of a chemical species। डेफिनेटली फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास जो केमिस्ट्री में हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेफिनेटली ये टेम्परेचर पॉइंट्स हैं और इनमें क्या एग्जिस्ट करता है फिजिकल इक्विलिब्रियम करता है, क्योंकि हर सॉल्यूट या सब्सटेंस का क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली होगा जब वो लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में फ्रीज होगा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट है कि जब कोई जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में क्या होगा कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है हर लिक्विड सब्सटेंस का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो लिक्विड जो है वो वहाँ पे भी क्या होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे भी क्या है सॉलिड टू लिक्विड, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या है लिक्विड टू गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, इसी तरह आप फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट आपको करेंगे जब आप क्या करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम।
तो फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको इन पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, डेफिनेटली जिस तरह भी मैंने आपसे कहा कि हम सिंपल एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट के लिए लेते हैं। जब हम कहते हैं कि आप वाटर को बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, तो जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं और टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं, तो पानी क्या होता है, उसके वेपर्स बन रहे होते हैं, यानी वो लिक्विड स्टेट से क्या होता है, तो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है। तो डेफिनेटली पानी और ये फिजिकल स्टेट जो होगा, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो उसमें जो सॉल्यूट होगा या सब्सटेंस होगा वो एक ही होगा। यानी जैसा कि पानी है, तो पानी जो है वो लिक्विड टू गैसियस जाएगा, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल लिक्विड्स में होंगे और पानी के मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होंगे, गैसियस स्टेट यानी कि वेपर्स में होंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसमें आप देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स की नेचर बिल्कुल अलग होती है, प्रोडक्ट की नेचर अलग होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सॉल्यूट की नेचर जो होगी वो क्या होगी, वो एक ही होगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल में हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करें, आप इसको नोट कर लें और फिर हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद वन बाय वन इन पॉइंट्स की क्या करते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, तो जिस तरह हम सॉल्यूट को जो है वो सॉल्वेंट के साथ हम कहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सर बनता है, तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाता है। इससे क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है जब मिक्सर होता है तो वो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशंस की जो है वो प्रॉपर्टीज पे क्या होता है, वो कुछ चेंजेस आती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो है हम कहते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली वो होती हैं कि जो हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूट जब आप डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ particles present, number of particles of solute present in a solution, but and do not depend on the nature of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज हैं, मोस्टली हमने जो है वो जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर, और सॉल्यूट जो है जब हम पानी में इसको यानी कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, तो कुछ सॉल्यूट जो होते हैं वो आयनाइज होते हैं, कुछ सॉल्यूट हैं वो आयनाइज नहीं होते। मिसाल के तौर पर NaCl है, जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो NaCl के जो 1 यूनिट से NaCl के 1 यूनिट से आपको 1 यूनिट जो है 1 मोल ऑफ NaCl से 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस आपको मिलेंगे और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस बनेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि जब सॉल्यूशंस बन जाते हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं वो क्या होती है, चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इसमें कौन कौन सी हम पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक है कि नंबर 1 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, डिप्रेशन होती है, कमी आ जाती है। और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है lowering of vapor pressure, फोर्थ वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम आमतौर पर जिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज है वो है कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर है।
ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई डेफिनेशन आ जाती है, एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो डिपेंड किस सब्सटेंस पे कर रही होती हैं। तो वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है जो कि प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अब हम वन बाय वन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसमें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे। इसी तरह हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे और उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे और फिर वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसको आप नोट कर लें। सही, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? The point of temperature at which the liquid state of a solute is in physical equilibrium with its solid state, and both have same vapor pressure. ठीक है, इसमें हम देखें कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट ऑफ अ सॉल्यूट इज इन फिजिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड स्टेट एंड बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर वाटर है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास लिक्विड है, तो ये क्या होगा? वाटर इन आइस फॉर्म। ठीक है, तो ये टेम्परेचर होगा जिस पे ये वाटर लिक्विड और ये आइस इसके दरमियान जो होगा, जब फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कौन सा टेम्परेचर, ये जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है, हम इस पॉइंट को हम किसे डिफाइन करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट को। तो अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो भी वाटर है H2 और ये भी क्या H2। जब इनके दरमियान जब आप टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, इनमें फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। ये नोट कर लें बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट की हम किस डेफिनेशन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड state of a solute is in physical equilibrium with its gaseous state, and both have इसको आप उसी तरह डिफाइन करें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। The point of temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the outside pressure. ठीक है, the point of temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the outside pressure। इसमें भी आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपके पास ये लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या हो रहा होगा आपके पास, ये वाटर जो है वो क्या होगा, इसमें गैसियस स्टेट में जा रहा होगा। तो वाटर जो है वो आपके पास द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच देयर इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि वाटर जो है वो हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ जो है वेपरेशन हो रही होती है, तो वेपर्स बन रहे होते हैं, लेकिन जब आप जो ही उसको आप बॉइलिंग पॉइंट अपरेटस के अंदर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट अपरेटस आपने लगाया, हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसको हीटिंग कर रहे होते हैं,
और थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि एक स्मॉल, जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि बबलिंग स्टार्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो कौन सा उसका पॉइंट आ चुका है, उसको बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। और उसमें एक्चुअली फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है, हम कहते हैं कि इसमें वाटर जो लिक्विड स्टेट में है और वाटर जो गैसियस स्टेट में, अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर के इस पॉइंट को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसमें उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, आउटसाइड जो वेपर प्रेशर के। The point of temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the outside pressure is called its boiling point. Next हमारे पास है वो वेपर प्रेशर। जी बेटा सुनो कर लें। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वेपर प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ वेपर प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। वेपर प्रेशर को हम किसे डिफाइन करते हैं, ये आप जो है वो सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में वेपर्स फॉर्म में क्या होते रहते हैं, जाते रहते हैं। द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of a liquid in equilibrium। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, ये फर्स्ट कह लेते हैं वाटर है इसमें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट के लिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेपर्स हैं, ठीक, ये गैसियस स्टेट में, यानी आप इसको कहोगे ये वेपर्स हैं। वेपर्स जो हैं कंटिन्यूसली क्या होती है, एवापोरेशन हो रही होती है, और वापस ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड की सरफेस से क्या हो रहे होते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, वो है वेपर प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वेपर्स जो है वो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एवापोरेट हो रहे होते हैं, और वापस क्या हो रहे थे, कंडेंस हो रहे होते हैं। तो रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। तो ये हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम डेफिनेटली, क्योंकि ये आपके पास गैसियस स्टेट है और ये आपके पास लिक्विड स्टेट है, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम जरा ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, ये बिल्कुल ये डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, के गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन करती हैं। गैसेस क्यों डिफ्यूजन करती हैं, वो क्या करती हैं, वो हायर अगर कंसंट्रेशन हैं गैसेस जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, और इस तरह हम कहते हैं कि गैसेस मिक्स हो जाती हैं, और बेस्ड ऑन डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर इसी तरह हम कहते हैं कि अगर दो लिक्विड्स हैं, मिसाल के तौर अगर आपके पास पानी है, आप उसके अंदर इंक को अगर आप क्या करें, ड्रॉप करें, इंक लिक्विड को ड्रॉप करेंगे तो वो उसमें हम कहते हैं वो मिक्स हो जाता है, इट्स आल्सो डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस भी क्या है, ऑस्मोसिस आल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज कर रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हाई concentration towards its lower concentration, so it is called osmosis process। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गई कि इट्स आल्सो ऑस्मोसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। So what is osmotic pressure? Definitely it requires a semi-permeable membrane. So osmotic pressure is the pressure exerted by the solution to prevent the passage of solute molecules from its higher concentration toward its lower concentration। So ये जो osmotic pressure होता है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि solute molecules जो हैं वो क्या हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल के थ्रू पास ना हो। तो ये प्रेशर उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द प्रेशर exerted
the pressure exerted on the surface of a solution to prevent, क्या करना है, प्रिवेंट करना है, to prevent the passage of solvent molecules, to prevent the passing of solvent molecules through the semi-permeable membrane into the solution, through the semi-permeable membrane into the solution. मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आपके पास फर्श कर देते हैं हम, ये आपके पास फर्श के लिए आपके पास चेंबर है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे क्या आपके पास फर्स्ट कर देते हैं, ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन। अब ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल के थ्रू इस सॉल्यूशन में आना चाह रहे हैं, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इस तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन इस पे क्या हो रहा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो है वो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ताकि ये क्या हो सके, सॉल्यूशन की तरफ मूव ना कर सकें। और इसके अलावा ये ऑस्मोटिक प्रेशर की जो नेचर है, हम इसे कहते हैं कि द नेचर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज actually it is a hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure, what is pressure? How do we define hydrostatic pressure? It is the pressure in a fluid within the pressure within a fluid is called hydrostatic pressure when it is at rest. अगर पानी जो है एक जगह रुका हुआ है तो हम कहते हैं कि उसमें क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करें, पानी की सरफेस के ऊपर अगर आप उसमें डिप करना चाहेंगे तो वो क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो डायरेक्टली क्या होता है, वो नीचे नहीं जाता, बल्कि उसको थोड़ी सी आपको, अगर आप खुद से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आप लाइट ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होते हैं, वो एक दूसरे पे क्योंकि स्ट्राइक कर रहे होते हैं और ये तमाम डायरेक्शंस में वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तो वो फोर्स एक्चुअली जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कॉज करने का, यानी कि प्रोड्यूस करने का बायस बनते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी फ्लूइड के अंदर जब वो रेस्ट की कंडीशन में है तो उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की क्या है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा ऑस्मोसिस की जो है वो आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मोस्टली हम क्या, अगर ऑब्जर्वेशन अगर आपको रही हो कि जब फर्स्ट के अगर आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटने के बाद आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आप नमक लगाते हैं। नमक लगाने का मकसद जो होता है वो क्या होता है कि वो जो प्याज के अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। डेफिनेटली जो प्लांट ऑनियन जो उसमें प्लांट उसमें जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें डेफिनेटली उसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन है, उसमें सेल वॉल है, तो वो आप उसको एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है बाल का दाग जो है वो आंखों से आंसू आना। इसके अलावा अगर आप जो है काम करते हैं काफ़ी देर तक, पानी कोई वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग पर्पज है आपका, कपड़े वगैरह धो रहे हैं, तो उसमें क्या होती है आपके पास जो है वो फिंगर्स वगैरह स्वेल हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी क्या होता है वो फिंगर्स में चल जाता है, जिससे बॉडी जो सेल्स होते हैं, जो फिंगर्स के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं थ्रू देयर रूट्स, वो भी क्या है, ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डेफिनेटली जहाँ भी ऑस्मोसिस होगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन का। उम्मीद है कि इसमें ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का जो पर्पज है यूज़ करने का
हम क्योंकि सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया है और इसके बाद आप जो है वो फिजिकल यूनिट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो मोल फ्रैक्शन को यूज़ करने का पर्पज़ ये कि मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशंस के लिए ही हम इस यूनिट को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो है कंपैरिजन हमें नहीं पता चल रहा है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम किसको सॉल्यूट लें किसको सॉल्वेंट लें, तो वहाँ पे हम जो है कंपोनेंट्स की जो वो है कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में बताते हैं। तो हम पहले मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। और ऑलरेडी आप जो है वो मोल फ्रैक्शंस को यूज़ कर चुके हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? थर्ड टॉपिक है आपके पास, वो है मोल फ्रैक्शन। The fraction of mole of any component present in the total number of moles of all components present in a solution। यानी कि सॉल्यूशन में अगर डेफिनेट दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली हर कंपोनेंट के क्या होंगे, मोल्स होंगे, तो वो टोटल मोल्स कहलाएंगे और उन टोटल मोल्स के अंदर हर कंपोनेंट के कितने मोल्स होंगे, हम उस कंपोनेंट के मोल्स को टोटल मोल्स से हम जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस स्पेसिफिक जो है वो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर, और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उनका जो आप सम लेंगे वो आपके पास क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ nitrogen gas N2 and oxygen gas। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है। तो हम इसके मोल फ्रैक्शन को कैसे बताएंगे, मिक्सचर डेफिनेट सॉल्यूशन होगा, तो हम ये बताएंगे कि सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो मिक्सचर के हैं इसमें डेफिनेटली दो ही कंपोनेंट्स हैं, और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि NT। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें आप मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस कैसे फाइंड करेंगे? एक्स से एक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको टोटल मोल्स पता चल जाए और इंडिविजुअल मोल्स नाइट्रोजन गैस के पता चल जाए तो आप नाइट्रोजन गैस के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसके इंडिविजुअल मोल्स आपको पता है और टोटल मोल से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस भी आ जाएगा, ठीक है। हम इसके और इसके अलावा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस मस्ट बी इक्वल टू 1। हम इस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ये आप नोट कर लें। आपसे अभी जो मैं पॉइंट्स का वो क्या है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड सम ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो आप मिसाल के तौर पर a mixture of oxygen, nitrogen and helium
was collected. It contains 0.3 mole of oxygen, 0.5 mole of nitrogen and 0.2 mole of helium gas respectively. Calculate the mole fraction of each gas in a solution. अब आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है, a mixture of O2, N2 and helium gases was collected. It contains 0.3 mole of O2, 0.5 mole of nitrogen gas and 0.2 mole of helium respectively. Calculate the mole fraction of each gas in a solution. ठीक, तो आपके पास जो है वो हर गैस के क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। आप इसमें टोटल मोल्स फाइंड करेंगे और फिर हर मोल्स के मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, उस मोल के हर गैस के मोल को आप उसको टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप हर गैस का आप क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। आप सबसे पहले डेटा बना लें, इसमें डेटा क्या बनेगा, इसमें मोल्स ऑफ O2 गैस कितना आपकी गिवन है, 0.3 मोल। इसी तरह मोल ऑफ, क्योंकि मोल को हम स्मॉल n से एक्सप्रेस करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है वो गिवन है आपके पास 0.5 मोल। और इसी तरह हीलियम गैस के जो मोल्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 0.2। तो ये आपको क्या गिवन है, मोल्स आपने कैलकुलेट कर वो डेटा बना लिए और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोल गैस ऑफ नाइट्रोजन गैस कैलकुलेट करना है और मोल गैस ऑफ हीलियम गैस को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इस वेरिएबल को नोट कर लें, डेटा को भी नोट कर लें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। NT विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस। तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, 0.3, ठीक है, 0.3 प्लस 0.5 मोल्स, 0.2 मोल्स इक्वल टू 1 मोल। टोटल मोल जो है वो जो मिक्सचर के हैं 1 मोल ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर के टोटल मोल्स हैं वो कितने, 1 मोल हैं आपके पास। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हर गैस की क्या फाइंड करेंगे, आप उसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस पता होनी चाहिए और टोटल मोल्स पता होनी चाहिए। आपके पास ऑक्सीजन के 0.3 और 1 से आप टोटल मोल से, ये 1 मोल है आपके पास, 1 मोल है, तो इसका फ्रैक्शन आपके पास क्या बन रहा है, 3। ये ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन आपके पास आ गया। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड कर लें, जिसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आपके पास 5 है और डिवाइडेड बाय 1 मोल, मोल ये क्योंकि डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे इसमें, तो आपके पास ये 0.5 फ्रैक्शन आ रहा है। इसके बाद आपके पास हीलियम गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर और ये आपके पास 0.2 है, मोल है, टोटल मोल आपके पास 1 मोल है और ये आपके पास आंसर क्या है, 2, ये मोल कैंसिल। ठीक है, तो आपने इस तरह क्या कर लिया, हर गैस का जो है वो मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है, आप क्या करें, सब कुछ सम करें, इन तमाम मोल फ्रैक्शंस को आप सम करें तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने कैलकुलेशन सही की। अब अगर आप इसको सम करें 0.3, 0.5, 0.8, 0.8, 0.2 क्या हो जाएगा, 1। तो आप क्या करेंगे, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम गैस इक्वल टू 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये है मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन जो मोस्टली आपके पास आती हैं। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन जो आप कहाँ कैलकुलेट कर चुके,
आपको अगर याद हो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या करते हैं आप लोग, आपको गैसेस का मिक्सचर दे दिया जाता है। गैसेस का मिक्सचर भी ऐसा होना चाहिए कि वो आपस में रिएक्शन आ गए, ठीक है, गैसेस ऐसे हों कि वो आपस में अनरिएक्टिव हों। और अगर हर कंपोनेंट्स का आपको मोल्स बता दिए जाते हैं और आपको टोटल प्रेशर बता दिया जाए तो आप हर गैस का क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। और व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर ऑफ अ गैस इन इट्स प्योर फॉर्म। और इसके लिए आप डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर जो है वो आपको जो है वो आप कह सकते हैं कि उस मोल फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। तो ये इसकी एप्लीकेशन में भी आप इसको कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूज्ड, द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन to express the concentration of gases and to calculate the partial pressure the unit of mole fraction to express the concentration of gases to calculate the more partial pressure in the Dalton law partial pressure. डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, इसमें आप वो फार्मूला आपकी बुक में गिवन है। मिसाल के तौर पर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए फाइंड करना है, जिसमें आपको क्या कहा जाता है कि आप मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मोल्स टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो इसमें आप ये डेफिनेटली क्या है, आपको मोल फ्रैक्शन ये आप इसको यूं भी लिख सकते थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है किसी भी गैस के लिए, ये मस्ट है कि वो गैसेस आपस में रिएक्शंस ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो पार्शियल प्रेशर की मोल फ्रैक्शन को जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में, ठीक है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल को एक से सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वहाँ भी उसमें हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शंस को फाइंड करते हैं। इसके अलावा जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है, जो सेकंड ईयर में चैप्टर है कि पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली पेट्रोलियम जो है उसमें 300 to 400 कंपाउंड्स होते हैं। तो उसको किसी भी एनालिटिकल टेक्निक के जरूर जब हम डिटरमिन करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, सबकी मोल फ्रैक्शंस को फाइंड किया जा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक में मोल फ्रैक्शन यूज़ किया जाता है। आपके पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टेक्निक में भी यूज़ किया जाता है और उसमें एक एग्जांपल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है। इसके अलावा हमने क्या देखा, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में भी आप क्या करते हैं, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे इस तरह की टर्म की यूज़ नहीं हुई थी, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ही आपने यूज़ किया डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको टॉपिक को अच्छी तरह समझें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाए और क्लियर हो जाए, और आप चैनल को है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन लेक्चर्स को आप शेयर करें ताकि तालिब इल्म जो खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कहीं बार आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस बेस पे भी हम लेक्चर्स क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करके दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।